हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जेंसोल इंजीनियरिंग स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन इस शेयर में 20% की लोअर सर्किट के साथ एक भयंकर गिरावट हुई है। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या हैं, ये हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी डिस्कस करने वाले हैं। और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये स्टॉक कैसा है, इन चीजों के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को भी समझने वाले हैं, लेकिन सारी चीजों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप रिकमेंडेशंस एडवाइजरी आपको नहीं दी जाएंगी, ये मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो गिरावट के पीछे रीजंस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एकदम शॉर्ट में क्लियर करना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, कंपनी के ऊपर डेप्ट जो है ये काफी ज्यादा, कर्ज जो है ये काफी ज्यादा, डेप्ट इक्विटी रेशियो भी ज्यादा है थोड़ा। ठीक है, और डेप्ट से रिलेटेड ही आज के दिन जो गिरावट आई है वो है। ठीक है, तो देखो डेप्ट जो कंपनी के अंदर है ये काफी ज्यादा है और डेप्ट को कंपनी सही तरीके से पेमेंट नहीं कर रही है। डेप्ट का जो रीपेमेंट होता है वो कंपनी सही तरीके से नहीं कर रही है। तो इन्हीं चीजों को लेकर एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है केयर। केयर ने यहां पर रेटिंग दिए हैं, बेसिकली डाउनग्रेड किए हैं। तो केयर का काम है कंपनीज को रेट करना, तो रेटिंग्स दिए गए हैं केयर के द्वारा और डाउनग्रेड किए गए हैं स्टॉक को। ये डेप्ट से रिलेटेड ही यहां पर चीजें हैं जिसके वजह से केयर ने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है और इसी वजह से आज के दिन शेयर में भयंकर गिरावट हुई है। तो चलो यहां पर आर्टिकल में क्या चीजें कही जा रही है ये समझते हैं। केयर रेटिंग्स द्वारा डाउनग्रेड किए जाने के बाद जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयरों में 20% की गिरावट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस चीज को। तो देखो यहां पर कही जा रही है मंगलवार यानी कि 4 मार्च को जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयरों में 20% की भारी गिरावट देखी गई, जब रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स द्वारा इसकी दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म बैंक सुविधाओं के साथ साथ इसकी अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म बैंक सुविधाओं को भी डाउनग्रेड कर दिया गया। केयर ने जेंसोल की 639.7 करोड़ की दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं को स्थिर दृष्टिकोण के साथ यानी कि स्टेबल आउटलुक के साथ केयर बीबी प्लस से केयर डी में डाउनग्रेड कर दिया। ठीक है, पहले यहां पर रेटिंग थी बीबी प्लस की, जो कि अब घटा करके केयर डी कर दिया गया यानी कि डाउनग्रेड किया गया है काफी बुरी तरह से। इसके अतिरिक्त 76.3 करोड़ की अन्य दीर्घकालिक अल्पकालिक बैंक सुविधाओं को क्रमशः स्थिर दृष्टिकोण, यहां पर भी स्थिर दृष्टिकोण बताई जा रही है, के साथ केयर बीबी प्लस से केयर डी, यहां पर भी देखो बीबी प्लस की रेटिंग दी गई थी जो कि अब यहां पर घटा करके डाउनग्रेड करके केयर डी का रेटिंग कर दिया गया और केयर A4 प्लस में डाउनग्रेड किया गया है। रेटिंग एजेंसी ने अपने नोट में इस बात पर प्रकाश डाला कि इसके अतिरिक्त ऋणदाताओं यानी कि जो लेंडर्स होते हैं, जो कर्ज देने वाले होते हैं, उनकी बात हो रही है। ऋणदाताओं से प्राप्त फीडबैक, जो लेंडर्स होते हैं उनके द्वारा ही यहाँ पर ये फीडबैक मिली है ये रेटिंग एजेंसी को। ठीक है, जिन्होंने कर्ज दिए हैं, कौन कौन से कंपनीज ने कर्ज दिए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो कही जा रही है कि इसके ऋणदाताओं से प्राप्त फीडबैक के अनुसार टर्म लोन दायित्व की सेवा में चल रही देरी के कारण रेटिंग को कम किया गया है। नोट में कहा गया है रेटिंग कार्रवाई डिफॉल्ट पहचान पर केयर की नीति के अनुरूप है। केयर ने अपने नोट में लिखा है कि जेंसोल इंजीनियरिंग की तरलता खराब बनी हुई है, यानी कि लिक्विडिटी जो है यहाँ पर ये खराब बनी हुई है, जैसा कि ऋण सेवा में चल रही देरी से परिलक्षित होता है। केयर नोट के अनुसार भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि रेडा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों को जेंसोल इंजीनियरिंग के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये देखो कुछ जो कंपनीज हैं इन्होंने यहाँ पर जेंसोल इंजीनियरिंग को लोन दिए हैं, कर्जे दिए हैं, लेकिन जो डेप्ट की रीपेमेंट्स होती है उनमें यहाँ पर कंपनी जो है ये डिले कर रही है और ये जो लेंडर्स हैं उनके द्वारा से ही फीडबैक प्राप्त हुई है केयर को। ठीक है, और उसी के अनुसार केयर ने रेटिंग्स को डाउनग्रेड यहाँ पर किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं किस कंपनी ने किस प्रकार से यहाँ पर कर्ज दिए हैं जेंसोल इंजीनियरिंग को। तो देखो एचडीएफसी बैंक है, यहाँ पर कैश क्रेडिट टाइप ऑफ लोन में यहाँ पर कैश क्रेडिट है और 15 करोड़ का यहाँ पर लोन दिया है।
फिर इरेडा ने टर्म लोन दिया है 40.42 करोड़ का इरेडा। फिर यहाँ पे टर्म लोन दिया है 240.11 करोड़ का। पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर टर्म लोन 344.17 करोड़। बंधन बैंक कैश क्रेडिट है 25 करोड़। आईसीआईसीआई बैंक कैश क्रेडिट है 26.3 करोड़। फिर एचडीएफसी बैंक बैंक गारंटी 25 करोड़। तो ये कुछ जो बैंक्स हैं एंड जो एंटिटीज हैं, इनके द्वारा जेंसोल इंजीनियरिंग ने लोन्स लिए हैं। ये लेंडर्स हैं, ठीक है। तो ये खबर है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कर्ज जो है कंपनी के अंदर काफी ज्यादा है। यहाँ पर देखो डेप्ट जो है 1372 करोड़ का है और डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है ये 2.33 का है। लिक्विडिटी की इशू यहाँ पर बताई जा रही है और इस वजह से यहाँ पर जो लोन्स चुकाने होते हैं उसमें कंपनी जो है ये देरी कर रही है और इन्हीं चीजों के वजह से केयर ने रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया है और इस वजह से स्टॉक प्राइस में हमें भयंकर गिरावटें देखने को मिली है आज के दिन, ठीक है। वैसे सुबह से इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, तकरीबन 12 बजे के आसपास ये न्यूज आई रेटिंग वाली और फिर स्टॉक जो है ये क्रैश हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो देखो 1573 करोड़ की मात्र मार्केट कैप है। काफी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो काम क्या है कंपनी का, तो देखो दोस्तों ये जो कंपनी है बताया जा रहा है एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सोलार कंसल्टिंग एंड ईपीसी, ठीक है। रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है, सोलार कंसल्टिंग एंड ईपीसी का काम करती है। जो सोलर पावर प्लांट्स वगैरह सेटअप करने होते हैं वो कंपनी काम करती है। एंड यहाँ पे देखो मार्केट पोजीशन की बात करें तो अच्छी पोजीशन पर है कंपनी। द कंपनी इज अमंग द टॉप 10 ईपीसी प्लेयर्स इन इंडिया एंड द टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट ईपीसी प्लेयर्स, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये जो कंपनी है ये टॉप 10 ईपीसी प्लेयर्स में से है एक। एंड अगर हम यहाँ पे कहें इंडिपेंडेंट ईपीसी प्लेयर्स तो इसमें टॉप 5 कंपनीज के अंदर है, ठीक है। अच्छी बात है। पोजीशन की अगर हम बात करें तो मार्केट में अच्छी पोजीशन है कंपनी की। साथ ही साथ ये जो कंपनी ईवी के अंदर भी काम करती है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, लेकिन इनका जो मेजर रेवेन्यू है ये सोलार के सेक्टर से ही आती है, ठीक है। बिजनेस की बात करें ओवरऑल तो चलो ठीक है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है, लेकिन बहुत ही छोटी कंपनी है तो उस हिसाब से रिस्क यहाँ पर आप लोग समझकर चल सकते हो। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो देखो भाई साहब बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है पास्ट में। यहाँ पर देख सकते हो 160 करोड़, 398 करोड़, 963 करोड़ और टीटीएम में 1452 करोड़, बढ़िया है। एंड फिर यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो 11 करोड़, 23 करोड़, 53 करोड़, 87 करोड़, बढ़िया है। कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है और बढ़िया तरीके से ग्रोथ हो रही है। फिर यहाँ पर ओपीएम की परसेंटेज की बात करें तो ये भी बढ़िया यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। चलो ठीक है, बढ़िया यहाँ पर ग्रोथ हो रही है कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर। एंड इसी वजह से देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की जो परसेंटेज है वो काफी शानदार तरीके से, शानदार परसेंटेज में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो यहाँ पर दिसंबर के क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे देखो प्रमोटर्स के द्वारा हल्की सी बाइंग हुई है। एफआईआईज के द्वारा काफी ज्यादा सेलिंग हुई है, 2.3% से घटकर 0.63% पर इनकी होल्डिंग्स आ चुकी है। डीआईज की होल्डिंग्स तो जीरो है। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट की होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिली है, 0% से यहाँ पर बढ़कर 1.37% पर आ चुकी है। फिर यहाँ पर पब्लिक की भी होल्डिंग्स बढ़ी है, 35.13% से बढ़कर 35.34% पर आ चुकी है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स के हिसाब से बात करें, कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स की बात करें तो काफी बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पर हमें पास्ट में देखने को मिली है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन डेप्थ जो कंपनी के अंदर है ये काफी ज्यादा है, तो ये एक बड़ी रिस्क है। और ये जो कंपनी काफी छोटी कंपनी है तो रिस्क जनरली ऐसे छोटे छोटे कंपनीज के अंदर काफी हाई होती हैं। अभी देखो इस तरह की अगर मार्केट में 100 कंपनीज है ना तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में अगर आप लोग देखोगे तो 100 में से कुछ 5 ही कंपनीज आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है, जो ग्रो की हुई रहेगी, अच्छी पोजीशन पर होगी, ठीक है। और बाकी के 95 कंपनी जैसे होंगे जो कि लिस्टेड तो होंगे मार्केट में लेकिन कुछ खास स्थिति में नहीं होंगे, बहुत ही बुरी तरह से लॉस में किसी तरह से मार्केट में चल रहे होंगे और कुछ कुछ तो डिलिस्ट हो गए होंगे। तो इस प्रकार की एवरेज होती है ऐसे छोटे छोटे कंपनीज के अंदर, तो इसलिए रिस्क जनरली यहाँ पर काफी हाई माना जाता है। लेकिन रिस्क के कंपैरिजन में रिवॉर्ड्स की बात करें तो रिवॉर्ड्स भी काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बनते हैं ऐसे कंपनीज के अंदर।
क्योंकि ऐसे कंपनीज में ग्रोथ की जो पोटेंशियल होती है ये काफी बेहतरीन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताना चाहूंगा, 1573 करोड़ का मार्केट कैप है फिलहाल। ठीक है, मान के चलो 1500 करोड़। अभी के समय में अगर यहाँ पर कोई इन्वेस्टर 1 लाख का अमाउंट लगाता है, ठीक है, और कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ आती है, मार्केट कैप 1500 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़ तक पहुंच जाता है, तो भी कंपनी जो है ये काफी छोटी ही रहेगी, माइक्रो कैप टाइप की ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं वो डबल हो जाते हैं, 1 लाख का अमाउंट जो है ये 2 लाख बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हम मानकर चलें कि 1500 करोड़ से बढ़कर 10 गुना से अगर बढ़कर 15,000 करोड़ तक अगर मार्केट कैप पहुंच जाता है, तो यहाँ पर 10x ग्रोथ हुई है। 15,000 करोड़ की मार्केट कैप हुई है, लेकिन फिर भी कंपनी जो है ये स्मॉल कैप ही रहेगी। लेकिन हमारे रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो हमारे रिटर्न्स भी 10x यहाँ पर बनेंगे। 1 लाख का अमाउंट जो है वो यहाँ पर 10 लाख बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे कोई लार्ज कैप कंपनी के साथ जिसकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है, तो यहाँ पे अगर हम 1 लाख का अमाउंट लगाते हैं तो 1 लाख का 2 लाख होने में कितना समय लग जाएगा, काफी टाइम लगेगा। क्योंकि 1 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है इसे 2 लाख करोड़ का होना होगा, तब जाकर हमारा जो 1 लाख है ये 2 लाख बनेगा। लेकिन रिस्क यहाँ पर इसके कंपैरिजन में काफी कम है। ठीक है, तो ये है रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो। इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स में अगर रिस्क लेते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा ही अमाउंट लगाकर चलते हैं, उतना ही अमाउंट लगाकर चलते हैं जिससे मतलब वो सारा का सारा अमाउंट डूब भी जाए तो उससे उनको कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसी डिसीजन के साथ ही ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, बाकी देखो ये कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो इसलिए वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लग रहा है तो फिर आपको अपनी भी स्टडी, अपनी भी एनालिसिस करनी जरूरी है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। देखो दोस्तों, स्टॉक के अंदर देखें हम चार्ट को, तो देखो ये है लिस्टिंग का वक्त, 2023 में लिस्टिंग हुई थी, वहां से बढ़िया तेजी आई। लेकिन अभी देखो स्टॉक जो है ये गिरते गिरते किस लेवल पर आ चुका है, जिस लेवल पर लिस्टिंग हुई थी, इनफैक्ट उससे भी नीचे आ चुका है। जहां से शुरुआत हुई थी स्टॉक की उससे भी नीचे अभी स्टॉक आ चुका है। एंड 52 वीक हाई के लेवल से देखें तो तकरीबन 70% तक स्टॉक जो है ये करेक्ट हो चुका है। ठीक है, काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। वैल्यूएशन की हम यहाँ पे बात करें तो फिलहाल वैल्यूएशन कैसी है, स्टॉक पी देखो 18.2 की है, इंडस्ट्री पी 29.5 की है, पीज रेशियो 0.35 की है। तो वैल्यूएशन की जहां तक की बात की जाए तो चलो कंफर्टेबल है, और स्टॉक के अंदर गिरावट भी काफी ज्यादा आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, ये हमने पूरा क्लियरली समझा दिया है। और ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स अगर रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड ही करके चलते हैं। अगर अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर होते हैं तो वो छोटे से अमाउंट के साथ ही यहाँ पर बेट लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बात करो, शॉर्ट टर्म में कहाँ प्राइस जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म में भी जैसा कि हमने बोला कि कैसा एवरेज होता है। ठीक है, कि ऐसे ऐसे कंपनी जो है मार्केट में काफी सारे लिस्टेड हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उनमें से मामूली से डिजिट्स वाले ही कंपनीज सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो रिस्क इस वजह से ऐसे स्टॉक्स में काफी हाई माना जाता है। ठीक है, और इस वजह से अपनी पूरी जमा पूंजी ना लगा करके एक छोटे से अमाउंट्स का ही रिस्क लेते हैं एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म वाले। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो जेंसोल इंजीनियरिंग स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।